क्या कोई कैंडी बार खाते वक्त आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि पहले ये कितनी बड़ी हुआ करती थी? या स्टोर की शेल्फ पर रखा कोई सामान देखकर आपको लगा हो कि पिछले साल तो ये इतना महंगा नहीं था? बता दें कि ये सब महज आपकी कल्पना नहीं है, बल्कि कंपनियां लगातार अपनी प्रोडक्ट्स में छोटे छोटे बदलाव कर रही हैं, ये सोचते हुए कि कस्टमर्स को इनकी भनक तक नहीं लगेगी। पर खुशकिस्मती से मुझे ऐसे बदलाव जरा भी नहीं पसंद। सो आज मैं आपके सामने पेश करता हूँ कंपनियों द्वारा प्रोडक्ट्स में किए गए कुछ ऐसे बदलाव जो वो नहीं चाहती थीं कि आपकी नजर में आए। टोब्लेरोन का साइज हुआ छोटा। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि टोब्लेरोन बार का साइज मेरी भुजाओं जितना हुआ करता था। क्या मेरी भुजाएं अब बड़ी हो गई हैं? या शायद टोब्लेरोन का साइज छोटा कर दिया गया है? अफसोस की दोनों ही बातें सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साल 2016 में कंपनी ने चॉकलेट बार का डिजाइन चुपके से चेंज कर दिया ताकि हर पैक में चॉकलेट की मात्रा कम हो जाए। ऐसा करने के लिए उन्होंने दो तिकोनों को हटा दिया और बचे हुए तिकोनों के बीच का गैप चौड़ा कर दिया। ऐसा करने से कंपनी को लागत में 10% की बचत हुई, पर साथ ही ग्राहकों को खुशी से भारी कटौती भी करनी पड़ी। ऑफ कोर्स कंपनी ने पैक का साइज और दाम उतना ही रखा, जिससे कस्टमर को चॉकलेट खोलने के बाद ही सच का पता चल जाता था। सुनने में ये भले ही गैर कानूनी लगता हो, जिससे कस्टमर को चॉकलेट खोलने के बाद ही सच का पता चल पाता था। सुनने में भले ही गैर कानूनी लगता हो, पर मार्केटिंग की इस ट्रिक को असल में श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। ये तब होता है जब कंपनियां प्रोडक्ट की मात्रा को चुपके से कम कर देती हैं, वहीं दाम को बनाए रखती हैं या फिर थोड़ी सी मात्रा भी बढ़ा देती हैं। ऐसा या तो मुनाफा बढ़ाने के लिए किया जाता है या फिर बढ़ती हुई लागत के कारण मुनाफे को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। श्रिंकफ्लेशन के कारण टोब्लेरोन के दो ओरिजिनल साइज जितना वजन 400 ग्राम और 170 ग्राम हुआ करता था, उन्हें 2016 में घटाकर 360 ग्राम और 150 ग्राम कर दिया गया। शुक्र है लोगों ने इस बात को लेकर इतना हो हल्ला किया कि 2018 में बड़े पैक को फिर से 400 ग्राम का कर दिया गया और 170 ग्राम वाले पैक को भी 200 ग्राम के रूप में वापस लाया गया। पर और भी अफसोस की बात तो यह है कि चॉकलेट की क्वालिटी में भी कमी आई है, क्योंकि अब ये कंपनी अपनी चॉकलेट को स्विस चॉकलेट नहीं कह सकती, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा अब स्लोवाकिया में बनाया जाता है। इसके चलते स्विट्जरलैंड के मार्केटिंग कानून का पालन करते हुए उन्हें वहां की मशहूर चोटी मेटाहॉर्न को भी अपने पैकेट से हटाना पड़ा, जहां अब कोई मामूली सी चोटी नजर आती है। माना कि ये महज एक चॉकलेट है, फिर भी उसकी ये बदतरी देखकर मेरा मन वाकई में उदास हो गया भाई। गेटोरेड भी हुआ छोटा। जब भी मैं थका हुआ सा महसूस करता हूँ तो फौरन ही गेटोरेड खरीद लेता हूँ, जो कि कमाल की एनर्जी ड्रिंक है। पर अफसोस की कंपनी वाले उसमें मौजूद एनर्जी को कम करते जा रहे हैं, क्योंकि उसी दाम में मिलने वाले ड्रिंक की मात्रा में कमी आ गई है। गेटोरेड ने बॉटल के डिजाइन में छोटा सा बदलाव करके उसमें मौजूद ड्रिंक को 14% तक कम कर दिया है। बोतलों का साइज तो अभी भी उतना ही है, लेकिन 2012 में उन्होंने बोतल को थोड़ा पतला बना दिया ताकि उसे हैंडल करना आसान हो जाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि बॉटल में पहले जहां पर 946 ml ड्रिंक होती थी, वहीं अब मात्र 828 ml होती है। पेप्सिको द्वारा बनाए जाने वाले गेटोरेड की इस नई बॉटल का दाम है $1.72, जबकि ज्यादा ड्रिंक वाले पुराने डिजाइन का दाम हुआ करता था मात्र $1.66। यानी कंपनी ने डिजाइन के जरिए कस्टमर का ध्यान भटकाते हुए ड्रिंक की मात्रा तो कम ही कर दी, साथ ही उसका दाम भी बढ़ा दिया। सितंबर 2023 की बात करें तो पेप्सिको का कुल मुनाफा था $9,150 करोड़, जो कि 2022 के मुकाबले 5.88% ज्यादा था। कंपनी वालों, आपसे गुजारिश है कि जब इतना मुनाफा कमा ही रहे हो तो ड्रिंक का दाम भी पहले जितना ही कर दो ना प्लीज। सबवे की ब्रेड में शुगर की प्रचुरता। अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं तो शायद आप भी सबवे को दूसरे फास्ट फूड ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही हेल्दी समझते होंगे। आखिरकार कंपनी का स्लोगन है ईट फ्रेश। उनकी कलर स्कीम में हेल्दी सा दिखने वाला हरा रंग यूज किया जाता है और वो दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले कहीं ज्यादा हरी सब्जियां भी ऑफर करते हैं। पर हेल्दी समझा जाने वाला ये ब्रांड दूसरे फास्ट फूड ब्रांड से कुछ खास अलग नहीं है। सबवे वाले अपनी ब्रेड में एजोडी कार्बोनामाइड नामक एक केमिकल मिलाते थे, जिसके नाम से लगता है कि इसे खाने की चीजों में कतई नहीं होना चाहिए। इस खतरनाक केमिकल को आमतौर पर जूतों के सोल, सिंथेटिक लेदर और योगा मैट्स वगैरह का लचीलापन बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ, आप योगा मैट में यूज किया जाने वाला केमिकल खाते रहें। वैसे तो एफडीए वाले इस केमिकल की थोड़ी बहुत मात्रा को बेकरी में यूज करने की इजाजत दे देते हैं, पर इसकी ज्यादा मात्रा लोगों में अस्थमा का कारण बन सकती है।
तो फिर सबवे वाले इसे अपनी ब्रेड में आखिर मिलाते क्यों थे? असल में ऐसा करने से ब्रेड की मजबूती, टेक्सचर और उसका फूलापन बढ़ जाता था, जिससे उनकी ब्रेड बाकियों से अलग नजर आती थी। 2014 में जब एक फूड ब्लॉगर को इसके बारे में पता चला तो उसने इसके खिलाफ अमेरिका की अदालत में एक मुकदमा ठोक दिया। सबवे वालों ने जवाब देते हुए कहा कि वो कई सालों से इस केमिकल को हटाने की फिराक में थे, लेकिन मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मुकदमा ठोके जाने के बाद ही उन्होंने अप्रैल 2014 में जाकर इस केमिकल का यूज पूरी तरह से बंद कर दिया। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। 2020 की बात करें तो सबवे की ब्रेड को ब्रेड माना ही नहीं जाता, बल्कि केक माना जाता है। जी हाँ, ब्रेड की परिभाषा है कि उसके वजन का 2% से ज्यादा हिस्सा शुगर नहीं होना चाहिए। लेकिन हटाए गए केमिकल की भरपाई करने के लिए सबवे ने हाल के सालों में अपने ब्रेड का शुगर कंटेंट बढ़ाकर 10% तक कर दिया है। चीनी की इतनी प्रचुर मात्रा सबवे को ब्रेड नहीं बल्कि केक वगैरह की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देती है। यानी सबवे खाइए या फिर कोई दूसरा बर्गर, बात लगभग बराबर ही है। स्वादिष्ट ट्विंकी। ट्विंकी खाते ही मेरे बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। वो मिठास से भरा हुआ स्वाद, बीच में मौजूद वो स्वादिष्ट क्रीम और किसी स्पॉन्ज सा मुलायम केक। कम से कम पुरानी वाली ट्विंकी तो ऐसी ही होती थी। जब जेम्स टेवर ने 1930 में उन्हें पहली बार बनाया तो अंदर वाली क्रीम सचमुच बनाना फ्लेवर में हुआ करती थी। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण केले मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया, जिसके बाद क्रीम का फ्लेवर एकदम नॉर्मल क्रीम जैसा कर दिया गया। लेकिन वो जमाना भी बढ़िया था, भले ही वो क्रीम मात्र चीनी और तेल का मिक्सचर ही क्यों ना रही हो। लेकिन कई सालों की कामयाबी के बाद उसे बनाने वाली कंपनी होस्टेस कंगाल हो गई। जब 90 के दशक में ट्विंकी की बिक्री में भारी गिरावट आई। 2004 आते आते कंपनी $70 करोड़ के कर्ज में डूब गई थी, जिसके बाद 2012 में ट्विंकी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शुगर है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और मेट्रोपोलस एंड कंपनी का, जिन्होंने होस्टेस कंपनी खरीदने का फैसला किया, जिसके बाद ट्विंकी को लेकर क्रेज फिर से बढ़ने लगा। पूरे 1 साल तक मार्केट से गायब रहने के कारण लोग उन्हें फिर से खाने के लिए बेताब बड़े हो रहे थे। पर लोगों को पाया गया कि दूसरी पारी की ये ट्विंकी पुरानी वाली ट्विंकी में जमीन आसमान का फर्क लेकर आई थी। इसका केक बहुत ही छोटा और रूखा था, साथ ही क्रीम में वो पुराना वाला स्वाद भी नहीं था। कंपनी ने आखिरकार स्वीकार किया कि उन्होंने रेसिपी में बदलाव किया था ताकि ये केक 14 दिन के बजाय 45 दिन तक चले। और ये ट्रिक ना सिर्फ बड़ी चीप थी बल्कि चोरी छुपे भी की गई थी। लेकिन क्वालिटी में आई गिरावट के बावजूद होस्टेस ने साल 2015 तक $40 करोड़ का सालाना मुनाफा कमाना शुरू कर दिया और आज कंपनी की कीमत $400 करोड़ से ज्यादा है। यानी कहानी का अंत भला हुआ है ना। हाँ, कुछ ऐसा ही कह लीजिए। बस काश कि उन्होंने रेसिपी से छेड़छाड़ ना की होती। प्रिंगल्स में फेरबदल। कभी आपका हाथ प्रिंगल्स के किसी ट्यूब में फंसा है? कसम से बता रहा हूँ, ऐसा आए दिन होता रहता है। और उसका कारण ये नहीं है कि मेरा हाथ बड़ा होता जा रहा है, बल्कि ये है कि प्रिंगल्स भी श्रिंकफ्लेशन की मार झेल रहे हैं। जो पैक पहले 148 ग्राम का हुआ करता था वो अब मात्र 134 ग्राम का रह गया है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया में दोनों पैक्स का दाम $5 ही रखा गया है। कंपनी की माने तो पैक और चिप्स का साइज 2016 में छोटा किया गया था, क्योंकि अब उन्हें मलेशिया की एक नई फैक्ट्री में बनाया जा रहा था। इस नई फैक्ट्री की मशीनों की साइज अमेरिका वाली ओरिजिनल फैक्ट्री से अलग थी, जिसके कारण साइज छोटा हुआ, जो मेरी मानो तो एक बहुत ही घटिया बहाना है। नए वाले कैन का साइज इतना छोटा है कि उसे पुराने वाले कैन में आसानी से फिट किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैक का साइज ही कम हुआ है, बल्कि अंदर मौजूद चिप्स भी छोटी हो गई हैं। इन चिप्स को हाइपरबोलिक पैराबॉइल्ड शेप होना चाहिए, जो चिप्स को पैकिंग के दौरान टूटने नहीं देता। लेकिन अब ये चिप्स किसी आम पोटैटो चिप की तरह ही दिखती है, क्योंकि चिप का मात्र 40% हिस्सा ही आलू के आटे से बना होता है। इसलिए इस तरह का श्रिंकफ्लेशन ग्राहकों के लिए और भी ज्यादा खराब है। लेकिन ऐसे हथकंडे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं अपनाए जा रहे हैं, बल्कि अमेरिका में भी अलग अलग फ्लेवर्स का साइज भी अलग अलग हो सकता है। चेडर चीज का ये फ्लेवर 158 ग्राम का है, जबकि ओरिजिनल फ्लेवर 148 ग्राम का। पर दोनों का ही दाम $2.29 रखा गया है। काश कि वो जमाना फिर से वापस आ जाता जब चीजें इतनी महंगी नहीं हुआ करती थीं। न्यूटेला। आप न्यूटेला को चाहे टोस्ट पर लगाकर खाते हो या फिर सीधे चम्मच से उठाकर खा जाते हो। हेजलनट कोको का ये पेस्ट दुनिया भर के चॉकलेट लवर्स के किचन में साल 1964 में लॉन्च किए जाने के बाद से लगातार पाया जाता है।
लेकिन चॉकलेट के शौकीन सभी लोगों को 2017 में एक बुरी खबर का सामना करना पड़ा, जब न्यूट्रेला ने चुपके से रेसिपी में बदलाव करते हुए उसमें कोको कम करके शुगर और दूध की मात्रा बढ़ा दी थी। नई रेसिपी की क्वालिटी पुरानी वाली के मुकाबले काफी खराब थी, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर को 7.5% से बढ़ाकर 8.7% कर दिया गया था। वहीं शुगर की मात्रा को 55.9% से बढ़ाकर 56.3% कर दिया गया था। इन बदलावों के कारण न्यूट्रेला का रंग भी गाढ़े ब्राउन से थोड़ा हल्का हो गया था। इस बात को सबसे पहले हैम्बर्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेंटर ने नोटिस किया, जिसे उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर भी छापा था। कस्टमर्स को जब ये बात पता चली तो उन्होंने खूब नाराजगी जताई, जिस पर न्यूट्रेला ने कहा कि उनके प्रोडक्ट का स्वाद अभी भी वैसा का वैसा है। अब रेसिपी में थोड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप भी इसे पसंद करते हैं तो आपके लिए और भी बुरी खबर है। 2011 में न्यूट्रेला वालों ने अपने जार का साइज 400 ग्राम से घटाकर 350 ग्राम कर दिया था। क्या इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा किया जा सकता है? 2018 के एक आंकड़े की माने तो पैकेट में आने वाले सभी फूड आइटम्स में से करीब 15 से 20% तक आइटम्स का साइज 2013 के बाद से घटा दिया गया है। ये सुनकर क्या आपको भी पेट में ऐंठन जैसी महसूस हो रही है भाई? नए कोक को किया नापसंद। कोको कोला दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ड्रिंक कंपनीज में से एक है, तो जाहिर है वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनकी पोजीशन खराब कर दे, है ना? 1985 में कंपनी ने अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया था, जब उन्होंने अपनी रेसिपी में बदलाव किया था। जब नई कोक बाजार में उतरी तो कंपनी को लग रहा था कस्टमर इसके नए स्वाद को बहुत पसंद करेंगे, लेकिन बदले में कंपनी को मिली 40,000 से ज्यादा शिकायतें, जिनमें पुरानी कोक को वापस लाने के लिए कहा जा रहा था। पर कंपनी ने ऐसा आखिर क्यों किया? कुछ लोगों का मानना है कि कंपनी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई ये ना जान पाए कि कंपनी अब असली गन्ने की जगह आर्टिफिशियल फ्रक्टोज सिरप यूज करने लगी थी, जो काफी सस्ता होता है। और दूसरी बात, ड्रिंक का स्वाद भी बदल गया था, जो अब पहले से कहीं ज्यादा मीठा था। लैब टेस्ट में तो ये नया कोक पास हो गया, लेकिन असल मार्केट में कस्टमर्स का कहना था कि उन्हें पुराना वाला कोक ही ज्यादा पसंद है। लोगों की निराशा और ड्रिंक की बिक्री की हालत इतनी बुरी थी कि कंपनी को मात्र 3 महीनों में नया वाला कोक मार्केट से हटाकर पुराने वाले कोक को फिर से बाजार में उतारना पड़ा। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि पुराने कोक के वापस आते ही डिमांड एकदम से आसमान छूने लगी और प्रतिद्वंदी पेप्सी की सेल के मुकाबले दोगुनी हो गई। 2019 में नए कोक को फिर से लॉन्च करते हुए बाजार में इसकी कीमत 50,000 यूनिट्स उतारी गई। यकीन नहीं होता कि इसकी डिमांड इतनी हाई थी कि लोगों ने ऑर्डर करने के चक्कर में वेबसाइट क्रैश कर डाली, और इसके टेस्ट के रिव्यू भी बहुत ही पॉजिटिव थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि इसका टेस्ट पुराने वाले कोक से कहीं ज्यादा बेहतर था। पर मैं कहूंगा कि जरूरी नहीं कि कस्टमर की राय हमेशा ही सही हो। क्राफ्ट। बाजार में मिलने वाले तरह तरह के स्नैक्स में से मैक एंड चीज मेरा सबसे फेवरेट है, और खासकर कहूं तो क्राफ्ट का मैक एंड चीज इस ब्रांड की रेसिपी में पता नहीं कौन सी बात है जो कहीं और नहीं मिल सकती। आप जितने मन चाहे ब्रांड ट्राई कर लें, है ना? मैक एंड चीज का ये ब्रांड दशकों से अनगिनत परिवारों का फेवरेट रहा है, तो जाहिर है कंपनी इसमें कोई भी बदलाव भला क्यों करेगी। पर कंपनी ने ऐसा ही किया जिसके बारे में हम जान तक नहीं पाए। 2016 में कंपनी ने अपनी रेसिपी में से आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर और येलो 5 और 6 जैसे फूड कलर्स को हटा दिया। इन्हीं फूड कलर्स के चलते उनकी सॉस एकदम चटक पीले रंग की नजर आती थी। इन चीजों के बदले उन्होंने पेपरिका और हल्दी जैसे कुदरती मसाले यूज करने का फैसला किया। क्राफ्ट ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस समय के पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा हेल्दी चीजें खिलाना चाहते थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल डाई हटाकर कुदरती मसाले डालने से कोई रेसिपी ज्यादा हेल्दी हो जाए। कोई दो राय नहीं है कि कुदरती डाई और फ्लेवर प्रोटीन और वनस्पति से बनाए जाते हैं, पर फिर भी उन्हें लैब में जमकर प्रोसेस किया जाता है। लगता है रेसिपी बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स को इस बदलाव की भनक तक नहीं लगी। बदलाव का पता चलने तक 5 करोड़ से ज्यादा डब्बे बेचे जा चुके थे, यानी सेल्स में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ था। यानी कुल मिलाकर बदलाव से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मैं भी आज तक पुराने वाले मैक एंड क्राफ्ट और नई रेसिपी के बीच में जरा भी फर्क नहीं बता पाया। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं। कॉफी में बदलाव। सुबह उठते ही मुझे कॉफी जरूर चाहिए होती है। अगर ऐसा ना हो तो मेरे वीडियो में हंसी मजाक कम और गुस्से वाली बातें ज्यादा देखने को मिलेंगी। कॉफी मुझे और मेरे जैसे अनगिनत लोगों को स्ट्रेस झेलने की ताकत प्रदान करती है। शायद इसीलिए कस्टमर्स बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे जब 2015 में नेस्कैफे वालों ने अपने एक प्रोडक्ट में कुछ खास बदलाव कर दिया। कंपनी का दावा था कि वो अपने सैशे सीरीज का एक बेहतर वर्जन रिलीज कर रही है, जिसके तहत आने वाले लेटे और कैपेचिनो के पैकेट ज्यादा क्रीमी और
फुल टेस्ट वाले थे। कोई भला समझाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। असल में नेस्कैफे वालों ने यही जवाब दिया था जब नाराज कस्टमर्स सोशल मीडिया पर नए रेंज की धज्जियां उड़ाते हुए ब्रांड को बायकॉट करने की बात कर रहे थे। और कई ने तो यहाँ तक कह डाला कि नई कॉफी का स्वाद एकदम पानी जैसा है। लोग इतने नाराज थे कि कंपनी ने कमेंट डिलीट करना शुरू कर दिए और यूजर्स को ब्लॉक करने लग गई ताकि वो कमेंट ना कर पाए, जो इंटरनेट पर एक बड़ा अपराध माना जाता है। तो इस कॉफी में ऐसे आखिरकार क्या बदलाव किए गए थे जो कस्टमर्स इतने ज्यादा नाराज हो गए? नेस्कैफे ने कबूल किया कि उन्होंने कॉफी फार्मूला के टेक्सचर और उसके फ्लेवर से छेड़छाड़ की थी। न्यूट्रेला की तरह इस नए प्रोडक्ट में भी पाउडर मिल्क ज्यादा मात्रा में करीब 17% तक था और इसका महज 7% हिस्सा ही असली कॉफी था। यानी बेहतर प्रोडक्ट का असली मतलब था ऐसा प्रोडक्ट जो कंपनी के लिए थोड़ा सस्ता पड़े। मन तो कर रहा है इस बात पर कोई घिसा पिटा सा जोक सुना दूं, लेकिन मैं बड़ा मायूस सा हो गया हूँ, तो अब रहने देते हैं। कुकी पड़ी संकट में। ओरियो कुकी ना सिर्फ अमेरिका की पसंदीदा कुकी है बल्कि ये मेरी भी फेवरेट है। ये ब्रांड 1912 से ही बाजार में मौजूद है और तब से हम सभी इस कुकीज को बड़े चाव से अपने फेवरेट तरीकों से खाते आ रहे हैं। लेकिन 1997 में कंपनी ने बिना कस्टमर्स की जानकारी के लिए एक बड़ा बदलाव करते हुए उसमें से सुअर की चर्बी हटा दी। मैं जानता हूँ कि आज बिस्किट में जानवरों की चर्बी की बातें सुनकर कुछ लोगों को हैरत हो रही होगी, पर उस जमाने में यही चीज ओरियो को उसको जाना पहचाना फ्लेवर देती थी। ओरियो की पेरेंट कंपनी नेबिस्को कोशर फूड मार्केट में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन चूंकि सुअर कोशर नहीं माना जाता इसलिए नेबिस्को को ये चर्बी हटानी पड़ गई। अब कंपनी को $1.5 लाख का या आज के मुताबिक $3 लाख खर्च करते हुए अपनी फैक्ट्रीज के सारे उपकरण साफ करने में कुल 3.5 साल का समय लग गया। सुअर की चर्बी के बजाय कंपनी ने ट्रांस फैट यूज करना शुरू किया, जिससे उनकी कुकी ना सिर्फ कोशर हो गई बल्कि शुद्ध शाकाहारी हो गई, जिससे तमाम तरह के कस्टमर्स उनसे संतुष्ट रहने लगे। लेकिन उसके बाद से क्वालिटी में आई गिरावट और श्रिंकफ्लेशन की भी शिकायतें आती रहीं। 2016 में रिपोर्ट की गई कि ओरियो की क्रीम फिलिंग और चॉकलेट कुकी का टेस्ट अब पहले जैसा नहीं रहा। वैसे तो ओरियो को अब भी अमेरिका में बनाया जा रहा है, लेकिन नेबिस्को ने प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा मैक्सिको में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ कस्टमर्स की माने तो वो अमेरिका में बने ओरियो और मैक्सिको में बने ओरियो के टेस्ट में साफ फर्क बता सकते हैं, पर कुकी में किए गए बदलाव पर ये इतने पर ही खत्म नहीं हो जाता। कुछ फैंस ने नोटिस किया कि कुकी में मौजूद क्रीम पैकेट पे दिखाई गई क्रीम के मुकाबले बहुत कम होती है। आप खुद देख लीजिए, कुकी के किनारे वाले हिस्सों पर तो क्रीम ही नहीं है और क्रीम की मोटाई भी बहुत कम है। इसका सही रेशियो होना चाहिए 71% कुकी और 29% क्रीम, यानी हर कुकी में लगभग 17 आउंस क्रीम, पर असल में ऐसा होता नहीं। कंपैरिजन के लिए अगर आप 1986 का ये फोटो देखें तो फर्क साफ महसूस हो जाएगा। जरा वजन पर भी गौर कीजिए, 16 आउंस के मुकाबले आज इनका वजन महज 13.2 आउंस ही होता है। खैर जो भी है, मैं तो अब भी इन कुकीज को दूध में डुबा डुबा कर खाना ही पसंद करूंगा भाई। घटता रहा मैकडी। मैकडोनल्ड इतनी मशहूर फास्ट फूड चेन है कि 1955 में इसकी स्थापना के बाद से करोड़ों लोग यहां जाकर मनपसंद नाश्ता कर चुके होंगे, जिसमें से मैं अभी कई दफा वहां जा चुका हूं। और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि इतने जमाने में चेन के मेन्यू में कोई बदलाव कर दिया गया है। ये अलग बात है कि कुछ बदलावों को ज्यादा पसंद नहीं किया गया। अभी हाल ही में अमेरिकी स्टोर्स में मशहूर एप्पल पाई का न सिर्फ लुक चेंज किया गया बल्कि उसकी रेसिपी में भी बदलाव किया गया। मुंह में पानी ला देने वाली ये डीप फ्राइड पेस्ट्री, जिसे काटते ही गर्मा गर्म स्वाद का एहसास होता था और जो कस्टमर्स को 1968 से लुभाती चली आ रही थी। लेकिन 2018 में मैकडोनल्ड्स ने पता नहीं क्यों इसका बेक्ड वर्जन लॉन्च करने का फैसला कर लिया। माना कि ये देखने में अभी बिल्कुल अमेरिकन पाई जैसी दिखती है, लेकिन अब इसमें चीनी कई मात्रा में कम होती है और दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी घटा दिए गए, जिससे कई फैंस को निराशा हाथ लगी। भले पहले वाली रेसिपी थोड़ी अनहेल्दी रही हो, पर लोगों को वही ज्यादा पसंद थी। साथ ही कंपनी के मशहूर बर्गर भी आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं, जहां बहुत सारे लोगों का दावा है कि कंपनी उनका साइज घटाती रहती है। और मैं ये भी मानता हूं कि 50 साल पहले लॉन्च किए जाने के बाद से इनका शायद वजन लगातार घटाया जा रहा है। यकीन ना हो तो 20 साल पहले के और अब के टीवी एड से अंदाजा लगा लीजिए बर्गर के साइज कितने छोटे हो गए। कई सालों तक इस इल्जाम को नकारने के बाद मैकडी ने आखिरकार कबूल कर लिया कि उनके बर्गर का साइज पहले के मुकाबले अब छोटा हो चुका है। शुरुआत में इन बर्गर्स का साइज 4.5 इंच का होता था, जो अब घटकर 4 इंच का हो गया है। शायद इसीलिए अंदर की चीज वगैरह बाहर गिरती रहती है। शायद इन बंदों के हाथ नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, तभी तो ये सैंडविच उनके हाथों में इतनी छोटी लग रही है ना। फैंटा का फ्लेवर।
चिलचिलाती गर्मियों के दिन में ऑरेंज फैंटा की एक ठंडी बोतल से ज्यादा मजेदार भला क्या हो सकता है। अगर आप भी फैंटा के फैन हैं तो नहीं चाहेंगे कि इसमें से किसी भी तरह का कोई बदलाव किया जाए। पर अफसोस कि ऐसी किसी ख्वाहिश के लिए अब बड़ी देर हो गई है। फैंटा की शुरुआत 1940 में जर्मनी में हुई थी, जब कोका कोला जर्मनी ने शकरकंद, वे प्रोटीन और सेब के बचे कुचे हिस्सों से इसे बनाना शुरू किया था। युद्ध की तंगी के दौरान चीजों की बर्बादी को रोकने का एक परफेक्ट तरीका। बनाने की इस विधि के कारण पुराना वाला फैंटा हल्के पीले रंग का दिखा करता था। फिर 1995 में जन्म हुआ उस फैंटा का जिसे आज हम सभी जानते हैं और मनपसंद है, जो इटली में एकदम नई रेसिपी के साथ शुरू किया गया। ये वाला फैंटा संतरों से बनाया गया था, जिससे ड्रिंक का फ्लेवर और कलर दोनों बदल गए। आज अमेरिका में बिकने वाला फैंटा संतरे और मौसमी के जूस के साथ साथ उच्च फ्रक्टोज वाले कॉर्न सिरप से बनाया जाता है। लेकिन 2017 में फैंटा वालों ने यूके में फिर से रेसिपी चेंज कर दी। इस बार शुगर की मात्रा 33% घटाकर उसकी जगह कृत्रिम स्वीटनर यूज किया जाने लगा। अब ड्रिंक के प्रति 3.3 आउंस में मात्र 0.16 आउंस शुगर हुआ करती है, जो पहले 0.24 आउंस हुआ करती थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यूके में अनाउंस किए गए शुगर टैक्स से बचा जा सके, जो कि 2018 से प्रभावी होने वाला था। नियम के मुताबिक ये टैक्स उन ड्रिंक्स पर लगने वाला था जिनके प्रति 3.3 आउंस में 0.17 आउंस या उससे ज्यादा शुगर होती है। सो कंपनी ने जब अपनी जेब पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए यूके वाले कस्टमर से ड्रिंक का वो पुराना स्वाद ही छीन लिया। मुझे तो भैया अपने ब्रिटिश भाइयों पर बहुत ज्यादा दया आ रही है अभी। अनलकी चार्म। नाश्ते के दौरान मीठी चीजें खाना भला किसको नहीं पसंद होता, डोनट्स, पॉप टार्ट्स वगैरह वगैरह। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन सभी आइटम्स में से लकी चार्म सबसे ज्यादा मीठे और पसंदीदा होते हैं। मार्शमेलो के ये स्वादिष्ट रंग बिरंगे टुकड़े बहुत जमाने से बाजार में उपलब्ध रहे हैं, लेकिन उनमें भी कई दफा बदलाव किया जा चुका है। सबसे पहले इसे बाजार में 1964 में पेश किया गया था, जब ये गुलाबी हार्ट, पीले रंग के मून, ऑरेंज स्टार्स और ग्रीन फ्लेवर शेप में उपलब्ध होता था। 1975 के बाद निर्माता जनरल मिल्स ने इसमें कई सारे बदलाव किए और अब भी करते चले आ रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग इन चेंजेस को नोटिस भी नहीं कर पाते, और मैं भी उनमें से एक हूं। ब्लू डायमंड को 1975 में पेश किया गया था, जबकि पर्पल हॉर्स शू को 83 में, रेड बलून को 89 में, रेनबो को 92 में, और लिस्ट काफी लंबी है। जनरल मिल्स वाले प्रोडक्ट्स में जब पुराना शेप बाहर कर देते हैं और नए शेप्स को चुराकर शामिल करते हैं, कस्टमर्स को भनक तक नहीं लगती। लेकिन ये सिर्फ यूं ही मजे के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि इससे बिक्री भी बढ़ती थी, क्योंकि बच्चे नए शेप्स पाने की फिराक में इसे ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि 2021 में कंपनी ने फैमिली पैक का साइज 19.3 आउंस से घटाकर 18.1 आउंस कर दिया, यानी फिर से श्रिंकफ्लेशन की मार। लेकिन ये जनरल मिल्स का इकलौता ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिसमें श्रिंकफ्लेशन के चलते कटौती की गई हो। उन्होंने कोको पफ्स के डब्बों की लंबाई बढ़ा दी ताकि आपको लगे कि आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, जबकि हकीकत में उसका वजन 19 से घटाकर 18 आउंस कर दिया था। ऐसा ही कुछ अंजाम मेरे पर्सनल फेवरेट सिनेमन टोस्ट क्रंच का भी हुआ था। मेरा जनरल मिल्स वालों से बस एक ही सवाल है कि आखिर क्यों किया ऐसा, क्यों? डोमिनोज ड्रामा एक ऐसी चीज है जिस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है, और वो है पिज्जा। मुझे जब भी पिज्जा खाने का मन करता है तो मैं बिना सोचे झट से डोमिनोज स्टोर पहुंच जाता हूँ। मुझसे पूछो तो डोमिनोज पिज्जा का टेस्ट हमेशा वैसा ही रहा है, इसीलिए मुझे जानकर शौक लगा कि इनका टेस्ट असल में पहले ऐसा हुआ करता था या नहीं। शायद मैं नोटिस नहीं कर पाया, पर पता चला कि 2008 में डोमिनोज ने अपनी रेसिपी को बेहतर बनाने के लिए उसमें काफी बदलाव किए थे, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर उनकी क्वालिटी को लेकर शिकायतें कर रहे थे। शिकायतों में शामिल था उनकी टोमेटो सॉस एकदम केचप जैसी लगती है, वहीं पिज्जा के बेस का टेक्सचर एकदम किसी मोटी दफ्ती जैसा रहता है। हैरानी की बात है कि कंपनी ने इन सभी शिकायतों पर ध्यान दिया और 18 महीने तक अपने पिज्जा की रेसिपीज को बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहे। जब उन्हें लगा कि रेसिपी परफेक्ट हो गई, उन्होंने बदलाव कर दिया, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता में भारी उछाल आया। न सिर्फ उनकी बेहद तेज डिलीवरी सर्विस के लिए, बल्कि खुद पिज्जा की क्वालिटी और टेस्ट के लिए भी डोमिनोज स्टोर की बिक्री में 10% तक की बढ़ोतरी हो गई, और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन है जो रोजाना करीब 10 लाख पिज्जा डिलीवर करती है। 1960 में मिशिगन के एक छोटे से स्टोर से शुरू होने वाली ये कंपनी आज पिज्जा मार्केट से सालाना 1700 करोड़ डॉलर कमाती है, और ये सब मुमकिन हुआ है शिकायत करने वाले हम जैसे आम कस्टमर्स के चलते। शायद दूसरी कंपनीज को भी डोमिनोज वालों से एक सबक लेने की जरूरत है भाई। टेको बेल का साइज। अगर आप टेको बेल खाने जा रहे हैं तो आपको उनकी नाचो लेनी पड़ेगी, और हर नाचो के साथ आपको डिपिंग के लिए उनकी चीज सॉस भी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अब पहले जैसी नहीं दिखती, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपका वहम नहीं है, क्योंकि टेको बेल वालों ने अपनी चीज सॉस की पुरानी रेसिपी में से 2015 में एक मुख्य इंग्रेडिएंट हटा दिया था।
जिससे ये सॉस अब पहले से अलग दिखने लगी है। क्राफ्ट वालों की तरह उन्होंने भी येलो सिक्स जैसे आर्टिफिशियल रंगों को हटाकर कुदरती फ्लेवर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए पिघली हुई चीज का रंग अब पहले जैसा चटक नारंगी नहीं होता। कुछ लोगों का मानना है कि इस बदलाव ने सॉस का टेस्ट हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है, जो कि किसी फूड कंपनी के लिए बहुत ही खराब कदम है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ नाचो चीज तक ही सीमित नहीं रहा और टेको बेल का 95% मेन्यू इससे प्रभावित हुआ, जिससे एवोकाडो, रांच ड्रेसिंग और रेड टोर्टिला चिप्स का भी वो जाना पहचाना सा रंग बदल गया। कंपनी ने सोचा होगा कि आर्टिफिशियल डाई हटाकर नेचुरल डाई यूज करने से उनका प्रोडक्ट ज्यादा हेल्दी हो जाएगा, पर ये नहीं सोचा कि इससे उनके प्रोडक्ट का टेस्ट बदल जाएगा। क्या आपको कभी फर्क महसूस हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। ब्रेयर्स बैड चॉइस। दुनिया में ऐसा भला कौन होगा जिसे आइसक्रीम ना पसंद हो, पर उन्हें फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट कहना गलत होगा। ब्रेयर्स आइसक्रीम, जिसकी स्थापना 1866 में पेंसिल्वेनिया में हुई थी, वो साल 2006 से ही अपनी रेसिपी को बदलकर उसमें तरह तरह के इंग्रेडिएंट शामिल करती रही है। इतना कि अब उसे कानूनी तौर पर आइसक्रीम कहना भी गलत हो सकता है। किसी आइसक्रीम में कम से कम 10% डेयरी फैट होना चाहिए, लेकिन ब्रायर्स वालों ने फैट की मात्रा को उससे भी कम कर दिया और अब उनके प्रोडक्ट्स में 40 इंग्रेडिएंट तक होते हैं। इनमें शामिल है कॉर्न सिरप, कैरागिनिन, लाल रंग की एक समुद्री घास जो खाने को गाढ़ा बनाती है, और डाइग्लिसराइड कहे जाने वाले इमल्सिफायर। ब्रायर्स की माने तो इससे उनकी आइसक्रीम का स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन बहुत से कस्टमर पुरानी वाली रेसिपी ही वापस चाहते हैं। उससे भी दुख की बात है कि कंपनी कहती है कि ये बदलाव कस्टमर्स की मांग पर ही किए गए हैं। उनकी माने तो कस्टमर्स की मांग थी कि टेक्सचर को और ज्यादा स्मूथ किया जाए, जिसके चलते कंपनी को ये बदलाव करने पड़े। पर हकीकत में शायद ये सब लागत को कम करने के लिए किया गया था, क्योंकि ब्रायर्स को यूनिलीवर वालों ने खरीद लिया था, एक ऐसी कंपनी जो फूड एडिटिव्स मिलाकर रेसिपीज बदलने के लिए जानी जाती है। उन्होंने पहले के ही कुछ गलत कदम उठाए थे, जब साल 2008 में उन्होंने अपने टब के साइज छोटे कर दिए थे। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आगे ये लोग हम आइसक्रीम लवर्स पर कौन सा जुल्म ढालने वाले हैं भाई। आधे गैलन के पुराने टब को घटाकर मात्र 56 आउंस का कर दिया गया, फिर 48 आउंस का, और वो सोच रहे हैं कि हम इसे बर्दाश्त करते रहेंगे। जी हाँ, वो सही सोच रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स आज भी ब्रायर्स की आइसक्रीम को उतना ही उत्सुकता से खरीदते हैं। सूप स्वाद। जब मैं थोड़ा बीमार पड़ता हूँ तो खुद को ठीक करने के लिए ज्यादातर चिकन सूप पीता हूँ, और जाहिर है जब बात चिकन सूप की हो तो कैम्बेल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उनका चिकन नूडल सर्दी जुकाम से निपटने के लिए बहुत अच्छा होता है, पर कंपनी ने हमारी हेल्थ की चिंता करते हुए अपनी सूप में से कई इंग्रेडिएंट्स को बाहर करने का फैसला कर लिया। इसमें शामिल था MSG, जिसे फ्लेवर बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही सोयाबीन ऑयल और कॉर्न स्टार्च भी। आजकल बहुत सारे लोग जांच परख कर चीजें खाते हैं, और ये बदलाव उनकी उन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए किया गया था। पर पता नहीं क्यों कंपनी ने प्याज भी हटा दिया और साथ ही सेलरी भी। पर ये तो बड़ी हेल्दी सब्जियां मानी जाती हैं भाई। मुझे लगा कैम्बेल वालों को हमारे स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है, पर शायद इन बदलावों का कारण कुछ और था। दुनिया भर में सूप की बिक्री में 2012 के बाद से गिरावट आने लगी और कैम्बेल की सेल्स भी 5% तक घट गई, जिसके बाद शायद कंपनी को लागत कम करने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी कम करने पड़े हों। नतीजा ये हुआ कि कैम्बेल की ओरिजिनल रेसिपी, जिसमें पहले 30 इंग्रेडिएंट्स हुआ करते थे, उन्हें 2015 में घटाकर 20 कर दिया गया। रेसिपी में थोड़े बहुत बदलाव करना एक बात होती है, लेकिन उसे पूरी तरह से बदल कर रख देना, ये कहाँ का न्याय है मेरे भाई। च्युइंगम हुए कम। च्युइंगम बड़े कमाल की चीज होती है। अगर कभी आपको बिना ब्रश किए हुए घर से निकलना पड़ जाए तो ये एकदम टूथपेस्ट का काम कर सकती है, और डेट के दौरान आपकी सांसों को एकदम तरोताजा बनाए रखती है। पर अफसोस कि इन्हें भी श्रिंकफ्लेशन की मार झेलनी पड़ रही है। क्या दुनिया में कुछ भी सुरक्षित नहीं है भाई। आजकल कंपनीज ने अच्छे ग्रिप के नाम पर एक च्युइंगम करके पैकेट के किनारे एक खाली जगह छोड़नी शुरू कर दी है, मानो जैसे पहले हमें अपने गम पकड़ने के लिए बड़ी भारी दिक्कत हो रही हो। थैंक्स गाइज। ग्रिप के लिए बनी ये टैब श्रिंकफ्लेशन के अब तक के सबसे खुल्लम खुला उदाहरणों में से एक है। और जो कंपनियां ये ग्रिप टैब का यूज नहीं कर रही हैं, वो सीधे सीधे प्रोडक्ट का साइज घटाती जा रही हैं। पहले इसमें 18 स्टिक्स होती थी, लेकिन अब मात्र 14। ये क्या कर रहे हो ट्राइडेंट वालों? और ये देखिए एवरेज वालों का कारनामा, जो अपनी हरकतें छिपाने तक की कोशिश नहीं कर रहे। जाहिर है जब पैकेट में कम सामान रहेगा तो नया पैकेट भी जल्द ही खरीदा जाएगा। मुझसे तो कंपनियों की ये हरकतें बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही मेरे भाई। छोटे होते पैक्स। अगर आपको लगता है कि ब्रेयर्स आइसक्रीम वालों ने गलत काम किया है, तो मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। फूड कंपनीज ने आपको चूना लगाने के लिए एक से बढ़कर एक ट्रिक्स खोज ली हैं, जिनमें पैक्स का साइज घटाने से लेकर उसमें प्रोडक्ट की मात्रा कम करने तक सब कुछ शामिल है। ये टीला मूंग टब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा भाई, क्योंकि इसके 1.75 क्वार्ट वाले साइज को घटाकर 1.5 कर दिया गया है, यानी 17% कम आइसक्रीम, वो भी पहले जैसे दाम में। पर रुक जाओ, और भी है।
ये वाली आइसक्रीम देखिए, इसका ऊपरी हिस्सा पूरा भरा होने के बजाय एकदम खोखला होता है। और क्लॉन्डाइक बार पहले कितना भारी भरकम हुआ करते थे और अब देखो, लगता है जैसे उनको लकवा मार गया हो। कहा जाता था कि ये चॉकलेट कवर्ड आइसक्रीम बार इतने बड़े होते हैं कि उन्हें स्टिक पर नहीं लगाया जा सकता, पर शायद अब स्टिक लगानी जरूरी हो गई है, वरना इनको पकड़ पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। जब किसी बात पर मेरा मन उदास हो जाता है ना, तो मैं आइसक्रीम का रुख करता हूँ, लेकिन जब आइसक्रीम में आपका दिल दुखाने लग जाए तो फिर आप कहाँ जाएंगे मेरे भाई। डोरिटोस ने दुखाया दिल। इसे आप एक मजेदार स्नैक कह सकते हैं या फिर पूरा का पूरा खाना, पर जो भी हो, डोरिटोस चिप्स और उनके डिप्स बड़े मजेदार होते हैं। मुझे लगता है मैंने उनके चिप फ्लेवर और डिप्स का हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया है। लेकिन आखिरी बार डोरिटोस खरीदने जब मैं स्टोर पर गया था तो पाया कि उनका साइज थोड़ा छोटा हो चुका है। जो बैग पहले 9.75 आउंस का हुआ करता था, वो अब 9.25 आउंस का ही रह गया है और हर पैक में औसतन 5 चिप्स कम होती हैं, जो आंकड़ा बताया है फ्रीटो-ले ने। ये बदलाव सबसे पहले 2022 में अनाउंस किया गया था, लेकिन कस्टमर्स ने पाया कि पैक का दाम वैसा का वैसा रहा। फ्लेमिंग हॉट कूल रॉन्च चिप्स जो 9.25 आउंस की है, उन्हें $5.59 में बेचा जा रहा था। वही दाम जिसमें फ्लेमिंग हॉट नाचो चीज बेचा जाता है, जिसका वजन है 9.75 आउंस। कस्टमर्स को धोखा देने की एक दूसरी तरकीब है बड़े पैकेट की शेखी बघारना, पर असल में उस बड़े पैकेट के अंदर उतना ही माल होता है जितना पहले वाले में हुआ करता था। दोनों ही पैकेट्स मात्र 17 आउंस प्रोडक्ट की होती हैं, जबकि दाम में 30 सेंट की बढ़ोतरी कर दी गई है। अगली ट्रिक क्या होगी? 15 चिप्स कम करके बड़े वाले पैकेट को $60 में बेचने का इरादा है। हाँ, लग रहा है मुझे अब इन चिप्स को बाय बाय कहना ही पड़ेगा भाई। रीज वालों की कंजूसी। मेरे हिसाब से पीनट बटर और चॉकलेट दुनिया के सबसे बेहतरीन फ्लेवर कॉम्बिनेशंस में से एक हैं, और इस मामले में रीजेस से बेहतर भला और कौन हो सकता है। 1928 में स्थापित किया जाने वाला ये ब्रांड जल्द ही अमेरिका का बेस्ट सेलिंग कैंडी ब्रांड बन गया और आज ये हर साल करीब $200 करोड़ की बिक्री करता है। लेकिन पिछले कई सालों में कंपनी चुपचाप अपने प्रोडक्ट्स का साइज घटाती चली जा रही है और अब लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। इनका स्टैंडर्ड पीनट बटर कप पहले 0.9 आउंस का हुआ करता था, लेकिन 1991 में इसे घटाकर 0.8 आउंस कर दिया गया। फिर उसके बाद जल्दी साइज को फिर से घटाते हुए साल 2001 में 0.75 आउंस कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि क्लासिक डबल पैक जो 1980 में 1.6 आउंस का हुआ करता था, 2022 आते आते वो महज 1.5 आउंस का रह गया, यानी सीधे 7% की कटौती। और ऐसा सिर्फ कप में ही नहीं किया जा रहा है, कंपनी के क्रिसमस केन में भी अब कुछ पीस कम होते हैं, जिसे छिपाने के लिए कंपनी ट्यूब पर लेबल भी चिपका देती है। एक राइटर ने तो रीज के 2 पैकेट्स के साइज में भी फर्क नोटिस कर लिया, जिन्हें फरवरी 2003 में मात्र कुछ हफ्तों के अंतराल पर बनाया गया था। दायां पैकेट 6 आउंस का है, वहीं बाएं पैक को घटाकर 5.3 आउंस कर दिया गया है। मुझे लगता है 2050 आते आते इनके प्रोडक्ट्स का साइज और ज्यादा घट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि रेगुलर कप्स घटाकर स्नैक साइज के हो जाएं और स्नैक साइज घटाकर मिनी साइज के, वहीं मिनी वाला साइज तो पूरी तरह से गायब ही हो जाए। भाई मेरे हिसाब से तो ये किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। तो क्या आपने देखा कि हमारी नाक के नीचे चीजों को धीरे धीरे किस तरह बदल दिया गया है? क्या आपने भी अपने किसी फेवरेट प्रोडक्ट में चोरी छुपे किया गया ऐसा कोई बदलाव नोटिस किया है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।